वैसे तो हम लोगों ने सेशन 6 बजे तक करना था, हमने 4 बजे। आवाज सही आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है सर, आ रही है। जी सर सही है। ऑलराइट, गुड गुड। अच्छा, तो हम पढ़े थे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, और हमने बात की थी कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियर का क्या काम है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। तो हम लोग वापस आते हैं और बुक में देखते हैं कि जी हमारे पास जो ऑथर्स बैठे हुए हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स को किस तरह प्रोसेस साथ लिंक करने की कोशिश करता है। तो कहते जी कि वाटरफॉल मॉडल जो आपने देखा कि छोटा सा मॉडल होता है और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पे हमने छोटी मोटी चेंजेस करनी होती हैं। पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग वाटरफॉल मॉडल या वी मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसमें हम लोग वी मॉडल की बात करते हैं तो वी मॉडल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम लोग क्वालिटी भी साथ साथ चेक कर रहे होते हैं, इसको वी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है एम एट कंप्लीटली एलिसिटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स इन अर्ली प्रोजेक्ट फेजेस। तो हमारे पास वाटरफॉल में और वी मॉडल में जो मसला होता है ये होता है कि सारी चीजें पहले लिख लो फिर बाद में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, जबकि बाकी जो आपके पास वो स्पाइरल होता है या अजाइल वगैरह होते हैं उनके अंदर आप लोग छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स लेके कंप्लीट करना शुरू कर देते हो और उनको साथ साथ दिखाते जाते हो तो खुश हो जाते हैं। जबकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर आप लोग क्या करते हैं, सारी चीजें लेने के बाद डेवलप करके महीना 2 महीना लगा के फिर उनको पास जाते हैं, हाँ जी हमने बना दिया। ठीक है, तो क्या आप में से किसी ने डिनर किया कभी बार? किसी ने डिनर किया? हाँ, जी सर किया हुआ सर। कभी आप लोगों ने Obviously, sir. कभी आप लोगों ने 7 कोर्स मील लिए? क्या हाँ? सर? सर क्या कह रहे हैं? 7 कोर्स मील लिए या 5 कोर्स मील लिए आपने या 3 कोर्स मील लिए कभी आपने? नहीं आपको आइडिया मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं सर। अच्छा, ये जो कोर्स होता है ना ये हिस्सों में आता है। क्या की बात? फैज अपना तुम इंटरनेट सही करवाओ। यस सर, मैं देखता हूँ। कोर्स में क्या होता है, पहले आपके पास स्टार्टर्स आते हैं, कोई चिप्स पकड़ा दिए उन्होंने आपको, कुछ आपको चिकन पकड़ा दी, कोई पापे पकड़ा दिए। जिस तरह आप लोगों के पास कभी हमारे यहाँ जब आप खाना खाने जाते हैं ना ये बट कढ़ाई वगैरह पे तो इसको हम लोग बोलते हैं तसल्ली आ गई है। तसल्ली में क्या होता है जी,
आपके पास प्याज होती है, सलाद तो पड़ेगा। वो सलाद होती है, टमाटर होते हैं, तो हाँ पानी पकड़ा जाते हैं, इन्हें पानी पिए बैठ के। तो ये पहला कोर्स होता है। दूसरे कोर्स में खाना आता है। तीसरे कोर्स में आपके पास मीठा आता है। यस सर, ऐसे ही होता है। तो हम लोग गए थे, हमारा ट्रिप गया था बाहर चाइना। तो वहां हमारे पास 7 कोर्स मील आया था। 7 कोर्स मील में क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके ला के देते हैं। पहले लेट्स सपोज आपको शुरू में स्टार्टर ला के दे दिए, ठीक है। उसके बाद वो आपको फिश ला के देंगे, फिर आपको चिकन ला के देंगे, फिर आपको मीट ला के देंगे, फिर आपको वो क्या कहते हैं, उनकी कुछ स्पेशल डिशेस होती हैं वो ला के देंगे। तो इस तरह वो चलती जाती हैं। 7 कोर्स आते हैं। यस सर, वो बिच्छू वगैरह जो होते हैं सारे नहीं नहीं, और डिशेस अल्लाह के उनके। बंदे, और खुदा के मत बिच्छू कहाँ से आ गए। और चाइना गए थे तो ये थोड़ी है कि हम लोग वहां पे कीड़े खा के आए हैं। सर 60 डिशें होती हैं, पाकिस्तान में तो 3 से ज्यादा होती ही नहीं है। नहीं बेटा, हो सकती हैं। सर सक जाता है उसी से। वो आपको थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। वो आपको ला के देगा 1 किलो कढ़ाई, और बंदे बैठे होंगे 8। अब 8 बंदे 1 किलो कढ़ाई में एक एक नान ही खा सकेगा। फिर वो आपको ला के देगा चिकन कढ़ाई के बाद जी मटन कढ़ाई। फिर वो आपको ला के देगा बिरयानी। 8 बंदे, लेट्स सपोज 2 प्लेट बिरयानी अगर आपको मैं दूं और 8 बंदे बैठे हो, तो 2 4 6 चम्मच ही दे सकोगे यस सर। चखने के लिए ना। तो वो इस तरह की चीजें, इसको बोलते हैं 7 कोर्स। ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो मॉडल है हमारे, ये वो मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल वो होता है जिसमें आप ना बताते हैं जी कढ़ाई ला दो बस। और जो आपके जो स्पाइरल मॉडल्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली 3 या 7 या 5 कोर्स मील की तरह होते हैं, जिसमें आप छोटी छोटी चीजें बना के उनको देते जाते हैं और वो खुश होते रहते हैं। समझ आई? यस सर। तो कहते हैं एज अ रिजल्ट इन दिस प्रोसेस मॉडल्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अंडरस्टूड टू बी अ फाइनाइट। तो अगर आप वी मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास ये लामहदूद मुद्दत तक के लिए नहीं होता। ये एक हद तक आप उनके पास जाते हैं, चीजें गैदर करते हैं और बना देते हैं। ठीक है। इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, और सिस्टम डेवलपमेंट भी आप लोगों की जो टाइम लिया जाता है उसमें आपको बना के देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे होते हैं, इसको हम लोग लाइट वेट प्रोसेस मॉडल्स बोलते हैं। जैसा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आ गई, एक्सपी आपने पढ़ा होगा आईटीएससी के अंदर। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ी थी आप लोगों ने? नो सर। एक्सपी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा आईटीएससी के अंदर? बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सपी यार। एक्सपी नहीं पढ़ा सर। एक्सपी था, इसके अंदर एक दो और भी थे प्रोसेस से। खैर कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा, आपको समझा भी दूंगा मैं एक्सट्रीम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वगैरह प्रोग्राम। क्या होती है। तो कहते हैं जी कि इनके अंदर फिर आप लोगों के पास इनफाइनाइट टाइम होता है, और आप लोग छोटे छोटे प्रोसेस को, मॉडल्स को लेके चलते हैं, और फिर आप उनको पूरा करते हैं। तो यूजर आहिस्ता आहिस्ता खुश होता जाता है। उसको ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज होती है कि मेरे पास डेवलपमेंट हो रही है, मेरा काम बन रहा है, तो तसल्ली रहती है। जबकि वी मॉडल्स वगैरह के अंदर ये तसल्ली नहीं होती। आप रिक्वायरमेंट्स लेके चले जाते हैं और 2 3 4 6 महीने बाद उनको बना के देते हैं। तो बेचारे वो पूछते रहते हैं, भाई बन गया, भाई बन गया, भाई आप बन गया, भाई ला दो, भाई खाना बन गया तो ला दो। तो वो भी पूछते रहते हैं, भाई प्रोजेक्ट बन गया दे दो, वो बन रहा है बन रहा है बन रहा है। तो वो बेचारे बड़े तंग होते हैं कि कब बनेगा। जबकि उसके लिहाज से जो लाइट मॉडल होते हैं, इसमें आप आहिस्ता चीज दिखाते जाते हैं कि बन रहा है, ये हमने इतना बना लिया, अब हमने इतना बना लिया, अब हमने इतना बना लिया, तो वो खुश होते रहते हैं। तो वो अच्छी चीज होती है। तो प्रोसेस मॉडल्स के अंदर आप लोगों का ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है समझना, कि जी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है बना के अगले बंदे को दिखाएगा। या अगर वो वाटरफॉल मॉडल लगा रहा है, तो फिर वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट इंजीनियर के लिए। ठीक है। कहते हैं कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों से गप्पे लगाना, बातचीत करना, क्या कहते हैं, अखलाकियात अपनी उनके साथ पेश करना, उनसे तमीज से बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो रिक्वायरमेंट लिखी जा रही हैं, वो उनको बताना कि आपने ये बोला था, हमने ये लिख दिया, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है।
क्या ये आपने यही कहा था लिखने को, क्या आपने यही बोला था, या आपने कुछ चीज डिफरेंट बोली थी? जो लिखा उस पर सिग्नेचर कर दें। अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो आप चेंजेस अभी कर दें और इस पर सिग्नेचर कर दें, हम ये चीज बना के देंगे, इसके अलावा आपकी हम बात नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये कि कस्टमर है, बात तो फिर भी माननी पड़ती है, लेकिन उनको कहा जाता है कि आप लोग थोड़ी सी प्रिकॉशन लें, चीजों को हमें कंप्लीट बताएं, छुपाएं ना चीजें, बेसिकली मतलब ये। तो कहते हैं जो कम्युनिकेशन की जाती है वो यूजुअली हम लोग नेशनल लैंग्वेज में करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज, आप लोगों की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, कोई बताएगा? हमारी हाँ, इंग्लिश है सर, जाहिर बात है। तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है? पंजाबी सर, पंजाबी है। आई वाज बोर्न इन यूके। उर्दू है यार, एक क्या हो गया है? अच्छा, तो आप लोग उनके साथ उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें जो कि नेचुरल लैंग्वेज हो, जो उनको समझ आती हो, जो आपको समझ आती हो, ठीक है। उर्दू हो जाए, पंजाबी हो जाए, ठीक है, या फिर इशारों की ज़बान हो जाए, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है कि वो उनको समझ आनी चाहिए, ये नेचुरल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज में चीज़ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कोर्स में आपको थोड़ी सी बोलने की तमीज़ भी सिखाई जाएगी कि जब बात की जाती है तो कैसे बोला जाता है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हैं, अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इस तरह बोलते हैं हम लोग, वो आया था, उसने उसको देखा और वो चला गया। और भाई कौन आया था, किसको देखा और कहाँ चला गया, ये नहीं बताया आपने। तो वो चीज़ें करेक्ट की जाती हैं यहाँ पे राइटिंग के अंदर। तो हम देखेंगे कि नाउन और वर्ब किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स को लिखना होता है, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं जी रिक्वायरमेंट्स को लिखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेट्स सपोज अगर आप लोग जर्मन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, एक जर्मन है अंग्रेजी नहीं बोलता, एक फ्रेंच अंग्रेजी नहीं बोलता, तो फिर आप उनसे पहले इस चीज़ पे एक एग्रीमेंट किया जाता है जी हम आपको अंग्रेजी में लिख कर देंगे, या हम आपको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी जर्मन में देंगे। अब उर्दू तो इंग्लिश, उर्दू तो जर्मन ट्रांसलेशन नहीं मुमकिन ना, अवेलेबल नहीं है हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो करके दे। तो फिर उनसे एग्रीमेंट किया जाता है इस बारे में। उसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। जिस तरह हमारे पास पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, तो जी ख्याल रखना पड़ता है कि सिंधियों के साथ क्या बात करनी है, किस तरह बोलना है। जिस तरह चाइना की बात करो, चाइना में रेड कलर बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो रेड कलर जो है वो डेंजर का साइन होता है ना। ठीक है, यस सर। ओके। तो कहते हैं जी कि जो आप लोगों का एवरीडे वर्क लाइफ है उसमें आप लोग किस तरह बोलते हैं, किस तरह बातचीत करते हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन किस तरह पास किया जाता है, वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना जी तमीज से बात करें, तो हमारे यहाँ बहुत से लोग तू कह के बात करते हैं, और तू क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं जी तू का वर्ड जो है थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में बदतमीज समझा जाता है, तो आप कह के बात करें तो अच्छा लगता है लोगों को। तो ये वो बात करें, नॉर्म्स की बात करें, तो लैंग्वेज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है जी आइडियल कंडीशंस तो नहीं होती, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती स्टेक होल्डर्स के बीच में, लेकिन ये है कि जितना हद तक आप उसको कवर कर सकते हैं वो करना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं इस वेरी सेंसिबल बात तो ये है कि जी आप एग्री कर लें कॉमन लैंग्वेज के ऊपर, कि जी हम आपको लेट्स सपोज इंग्लिश में लिख के देंगे और आप उसको ट्रांसलेटेड चाहते हैं तो हम आपको ट्रांसलेट कर देंगे उर्दू में या पश्तो में या फ्रेंच में या जर्मन में या सराइकी में, जो सी लैंग्वेज भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर एक और चीज़ हमारे पास आती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉसरीज,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ग्लॉसेस का हम चौथे चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन ग्लॉसेस में आपको बता देता हूँ कि कुछ टर्म्स होती हैं जिनको आपको लोग समझते कुछ और है, लेकिन आपको उनको समझाना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं ग्लॉसरी की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। प्लास्टिक का कप आजकल घरों में पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के यहाँ होता है? यस सर। क्योंकि आप लोगों ने ये तो इतने है। ग्लास तोड़े होते हैं घर में कि अम्मा पापा कहते हैं पुत्र तुम लोग की औकात नहीं है, तुम लोग ग्लास लेके दिया जाए, इसलिए तुम लोग को प्लास्टिक के या स्टील के ग्लास में पानी पीने के लिए दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप प्लास्टिक का कप या स्टील का कप पड़ा होगा आपके सामने, तो आप उसको बोलेंगे यार ग्लास पकड़ाना। तो यहाँ पे मैं लोगों को टोकता हूँ, फिर लोग नाराज होते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये ग्लास नहीं, ये कप है। ग्लास ग्लास का बना होता है, और कप जो होता है वो प्लास्टिक का भी होता है, और कप जो होता है वो स्टील का भी होता है, और कप जो होता है वो ग्लास का भी यस बन सर। सकता है। कप बेसिकली एक शक्ल की को कहते हैं कप, ठीक है, जो कि गहरा होता है, उसको कप बोलते हैं, राइट। तो ये जो सामने चीज पड़ी हुई, ये ग्लास का कप हो सकता है, या आप कहते हैं हमारे यहाँ से नॉर्मल जनरल वर्ड्स पढ़ के ग्लास दे दो, तो ग्लास की खिड़की उतार के ला दूं तुम्हें, या क्या आईना उतार के ला दूं, वो भी ग्लास का ही होता है। तो ग्लॉसरी में लिखा जाता है कि ग्लास का मतलब कप भी हो सकता है, तो ग्लॉसरी में डिफाइन किया जाता है। तो ये डेफिनेशन जो की जाती है एक चीज के बारे में, इसको हम लोग ग्लॉसरी में जब लिखते हैं तो उसको ग्लॉसरी कहते हैं। इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो कि हमारे जो यूजर होते हैं वो समझते कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है, तो उसको ग्लॉसरी में लिखा जाता है और फिर उनको दिया जाता है कि पढ़ो, इसका मतलब ये होता है। जब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर वर्ड ग्लास इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब ग्लास का वो कप होगा जिसमें पानी पी सकते हैं, तो ग्लॉसरी लिखी जाती है। समझिए आप लोगों को। तो इस तरह आईटी के बहुत सारी टर्म्स होती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल। व्हाट डू मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है सर गाड़ी। हाँ। गाड़ी। अच्छा, आपकी मोबाइल गाड़ी होती है, और जी किसी के लिए मोबाइल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, फरूक आपके लिए मोबाइल क्या चीज होती है? सर यहाँ मोबाइल फोन ही समझा जाता है या फिर ऑटोमोबाइल। ठीक है, ठीक है, मोबाइल फोन समझा जाता है। लेकिन जब मैं उसको किसी रिक्वायरमेंट के अंदर लिखूंगा कि ये चीज मोबाइल होगी, तो इसका मतलब क्या है कि आप समझेंगे मोबाइल फोन होगा वो। तो मुझे लिखना पड़ेगा ग्लॉसरी के, कि मोबाइल का मतलब वो चीज जिसको मैं लेके फिर सकता हूँ, एनीथिंग दैट यू कैन टेक विद यू, या यू कैन रोम अबाउट इजीली, लाइट वेट कोई चीज होगी उसको मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट? जी सर, यस गॉट सर। ओके। तो जब मैं ग्लॉसरी में चीज लिख दूंगा कि मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन है, तो फिर जहां पे लिखा जाएगा मोबाइल, वहां पे उसका मतलब मोबाइल फोन ही होगा, उसका नाम मतलब कुछ और नहीं होगा, उसका मतलब गाड़ी नहीं होगा, उसका मतलब मोबाइल फोन ही होगा। तो ग्लॉसरी में ये चीजें लिख दी जाती हैं जहां पे लोगों के चीज के बारे में कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं, वहां पे ग्लॉसरी में उसको डिफाइन कर दिया था। समझ आई ग्लॉसरी क्यों बनाई जाती है? यस सर। ये आगे असाइनमेंट्स में आपने चीजें कुछ इस्तेमाल करनी होंगी, तो अभी समझ लो ताकि असाइनमेंट्स में आप लोगों के लिए आसानी हो सके। ठीक है, कहते हैं उसके अलावा अल्टरनेटली इसको हम लोग एक फॉर्मल डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के थ्रू भी हम लोग इसको कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूएमएल बोलते हैं। क्या आपने यूएमएल का नाम सुना है? यस सर। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तस्वीरें बना के चीजें लोगों को दिखाते हैं। जैसे मैंने भी आपको पीछे एक डायग्राम बनाई थी, तो बता सकते हो कौन सी किस तरह की डायग्राम थी, वो किस टाइप की डायग्राम थी? सिस्टम कंटेंट सर। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट की डायग्राम थी, लेकिन वो किस टाइप की डायग्राम थी? वो डायग्राम की क्या टाइप थी, ये को बता सकता है मुझे? एक होता है ना बस फ्लो फ्लो चार्ट्स होते हैं हमारे पास,
यस सर। यस सर। तो वो जो डायग्राम मैंने बनाई थी वो किस किसी को बता सकता है? अगर आपको याद हो, मैंने डब्बे बनाए थे, यस सर। उसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। जी सर, ठीक ठीक। ठीक है, तो वो होती है ब्लॉक डायग्राम। फिर आपकी फ्लो डायग्राम भी होती है, जिसमें फ्लो दिखाया जाता है, जिसमें जी सर, डायमंड जिसमें शेप भी आ जाती है, रेक्टेंगल भी आ जाते हैं, ओवल्स भी आ जाते हैं ना। जी सर प्रोसेस को डिफाइन होते जी करते जी हैं। जी जी जी। तो ये डायग्राम की टाइप्स होती हैं। तो ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है, ये आप लोग ग्राफिकली, पिक्टोरियली एक चीज को डिफाइन किया जाता है। आगे चलें। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम के भी जब भी जिक्र किया जाता है, हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आती है। ये जो आप लोग व्हाट्सएप पे गप्पे लगाते हैं, ये इनफॉर्मल होता है। जब आप मेल करते हैं तो फॉर्मल हो जाता है। याद रखिएगा, कंपनीज में मैंने अगर आपको कहा ना कि यार मेरा प्रोजेक्ट खत्म बंद कर दो, आप जाके प्रोजेक्ट मेरा खत्म नहीं कर सकते। आप उनको पता क्या कहेंगे? आप मुझे सर प्लीज एक ईमेल कर दें कि मेरा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया जाए, मैं आपके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं हूं। ईमेल करोगे तो माना जाएगा, बातों में लोग नहीं मानते, लिखत पढ़त में चीज आनी चाहिए। और ईमेल इज अ फॉर्मल मेथड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हैं। ठीक है, करेक्ट। तो यस ये सर। व्हाट्सएप के मैसेज ये नहीं चलते। क्या चीज चलती है, उसको हम बोलते हैं ईमेल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीडियम मैंने आपको समझा दिया कि आप लोग उसके ऊपर इनको फीडबैक भी देंगे ईमेल के ऊपर। ठीक है, और रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर विद मिनिमम रिडंडेंसी एंड फीडबैक। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लिख के दी जाए जो समझ भी आ सके आप लोगों को, और उसके अगेंस्ट आप उसको मेल का रिप्लाई कर सकें कि जी ओके ठीक है, आपने मेल कर दी, हम आपका टर्मिनेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। ठीक है। लैंग्वेज कंफर्ट। लैंग्वेज कंफर्ट का मतलब है कि जी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस तरह बोलते हैं, क्या बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। वो जैसा नहीं होता है, कहते हैं कुछ लोग हमारे यहाँ मुहावरतन वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये कंफर्ट की बात कर रहा है। इम्प्लिसिट बैकग्राउंड नॉलेज, आपको पता होना चाहिए जी कि इम्प्लिसिट बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द कम्युनिटी, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपने गप लगानी है। तो आपको पता होना चाहिए जी कि जो बंदा है उससे मैं जब बात करूंगा उसको मतलब समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोगों की it is a simplification that arise from language based knowledge expression that become problematic with regard to the requirements। तो कभी कभार आप लोग जब रिक्वायरमेंट्स में उस तरह की अंग्रेजी या उर्दू लिख देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो सीधी लिखने के बजाय उनको उसकी तर्ज के मुताबिक लिखें ताकि वो उसको समझ सकें। ठीक है, ताकि उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट वेज में ना की जा सके और उसका एक ही मीनिंग निकाला जा सके। तो हमारे पास ये थोड़ा से प्रॉब्लम्स भी आते हैं बातें करने में। जैसा अंग्रेजी के अंदर एक मैं आपको टर्म बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास दो तरीके हैं काम करने के। ठीक है, एक काम करने के दो तरीके हैं। तो मैं आपको लिखता हूँ कि जी के एक तरीका समझो, हमारे पास एक तरीका रेड है और एक तरीका हमारे पास येलो है। ठीक है, लिखने में या रेड लिखेंगे या येलो लिखेंगे। तो मैं आपको लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको अंग्रेजी में लिखता हूँ कि वी नीड टू राइट द रिक्वायरमेंट्स इन रेड और अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो रेड लिखा जाए या येलो लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और अदरवाइज। तो अंग्रेजी लिखने का तरीका है। तो ये वो बताना चाह रहे हैं जी कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। जिस हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, फिर तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी कर लो। इसका क्या मतलब होता है? किसका सर? जो मर्जी है तुम्हारी, जो मर्जी कर लो। मतलब जो मर्जी कर लो, अपनी मर्जी से करो। हाँ, मतलब मेरी बात माननी तो मानो, नहीं तो जो तुम्हारा दिल चाहता है वो कर लो, ऐसे मतलब हुआ ना इसका। तो हाँ जी। ये समझना भी होना चाहिए ना, समझ आनी चाहिए। अगर मैं वो कहूँ जी जो तुम्हारी मर्जी कर लो, तो और तुम्हें समझना है इसका मतलब क्या है, तो फिर तुम बैठे रहोगे, इसका ये क्या बात होगी, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो वो सर चीजें। इसमें ये होगा ना कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रिक्वायरमेंट गैदर करके बना लें। हाँ, लेकिन बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझ आई कि मैंने क्या बोला। अगर आपको नहीं समझ आई तो मसला पड़ जाएगा ना लैंग्वेज में। यस सर। हाँ, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ यार तुम लोग बच्चे ना बनो मेरे आगे। तो इसका मतलब ये है कि जी के, या मैं कहता हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है चीजें। तो उसका मतलब ये हुआ कि जी कि तुम लोग मुझे, मेरे साथ झूठ ना बोलो या मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश ना करो, मुझे चीज समझ आती है। समझ आई आपको? तो ये वो बात करे जी कि इम्प्लिसिट बैकग्राउंड नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या कहना चाह रहा है और आप उसको क्या समझ रहे हो। तो फिर आप उसको सिंपलीफाई नेचर में कोशिश करें लिखने की, ना कि उसको मुश्किल अंग्रेजी में या मुश्किल उर्दू में लिख के भेजें ताकि उसको समझ ही ना आए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये बात करना चाह रहा है। तो elicitation of the requirements has to be in a simpler form. तो आप एज ए इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एक तो पहली बात मैंने आपको बताया कि पूरे इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर आपका जो काम है वो हर जगह है, सेंट्रल रोल है आपका, लिखा है ना सेंट्रल रोल। यस सर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने प्रोजेक्ट पूरा चलाना है, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हारा बेबी बन जाएगा वो, जिसको हम लोग हमारी टेक्निकल जबान में या प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं आपका बेबी है, ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्टेक होल्डर से आप लोगों ने मिलना है एनालिसिस के बीच में, डोमेन से आपने फेमिलियर होना है कि वो क्या बिजनेस करता है, पैसा कहाँ जाता है, पैसा कौन से बैंक में जाता है, कहाँ से आता है, किस टाइम जाता है, फाइनेंस वाला क्या करता है, मार्केटिंग वाला क्या करता है, प्रोडक्ट वाला क्या करता है, जो सेल्समैन क्या करता है, सब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब आपको, इसको हम हमारे टेक्निकल जबान बोलते हैं डोमेन नॉलेज, आपको पूरी होनी चाहिए। ये वर्ड लिखा है ना डोमेन, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको वर्ड बहुत कॉमन मिलेगा सुनने को, डोमेन। कि डोमेन की नॉलेज है तुम्हें? डोमेन की नॉलेज का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी चल रही है, आपको पता है कैसे काम करती है, इसका मतलब डोमेन की नॉलेज होता है। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, कहाँ कहाँ लिमिट है, कहाँ दीवार है, पता है आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने घर के डोमेन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। 7 नेसेसरी कैपेबिलिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। पहली बात तो है वो बेचारा थिंकर होता है, सोचता है चीज़ों को, उसमें सोचने की सलाहियत बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, प्रॉब्लम से रिलेशनशिप बनाता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है सोच के। एनालिटिकल थिंकिंग, कि आपके प्रोजेक्ट को या आपके बिजनेस को मैं किस तरह एनिमेट करूं या डिजिटाइज करूं ताकि वो आपके लिए आसान भी हो सके और चल भी सके। एम्पैथी, एम्पैथी होती जी समझना कि यूजर को क्या चाहिए और वो ये क्यों करवाना चाह रहा है। जैसे तो मैं कहता हूँ ना यार, उसके अंदर जो है ना, दूध को तुम रेड कर देना, दही को भी रेड कर देना, और उसमें ना तुम चीज को भी रेड कर देना। तो एम्पैथी मतलब है कि आपको समझना चाहिए कि ये इसको क्यों करवा रहा है, कि मतलब इसको एम्फसाइज करवाना चाह रहा है। तो आपको यू शुड अंडरस्टैंड कि एम्पैथी होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए चीज़ों को, कि लोग अगर छोटी मोटी बातें करते हैं जो कि आप समझते हैं यार क्या मजाक करो, रेड क्यों करूं मैं, एवी रेड कर दूं, तो नहीं करना रेड, तो ऐसे नहीं कहना। तो उसका मतलब है कि यू अंडरस्टैंड कि लोगों की इंट्यूशंस क्या है, ठीक है, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, तो आप उनको ऑनर करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका आप लोगों को अच्छा होना चाहिए, तमीज़ तरीका, लोगों से बात किस तरह करनी है, जो हमारा दीन भी सिखाता है। चाहे वो छोटा चौकीदार हो, चाहे वो आपका बॉस हो, तमीज से अच्छी तरह बात करें आप उससे। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे होने चाहिए।
लोगों को कन्विंस करना। होता है ना कुछ लोग बस जी आपने बोल दिया ऐसे ही होगा, तो वो लोग उन लोगों को उस लेवल पे लेके आना कि बस जी आपने बोल दिया तो बस जी ऐसे ही होगा आइंदा से, तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। लोगों को सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे यहाँ लोग सुनने में कासिर होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना, कहीं लड़ाइयाँ हो जाएं कंपनी के अंदर तो उनको रिजॉल्व तो आपने करना है। मॉडरेशन स्किल्स, तो मॉडरेशन स्किल्स होती है लोगों के ओपिनियंस को या डिस्कशन में। मॉडरेटर क्या होता है? जो जो कि एक कंट्रोल हासिल कर लेता है इन्वायरमेंट के ऊपर। जिस तरह चार बंदे लड़ रहे हो ना, तो तुम बीच में जाओ बस करो भाई और नहीं लड़ना, तो आप मॉडरेटर बन गए। आपने आगे बीच में लोगों को कंट्रोल कर लिया, तुम लोग चलो जाओ जाकर बैठ जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ, ये क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। तो आपने जब कंट्रोल करना शुरू कर दिया चीजों को, तो आप मॉडरेटर बन गए। समझ आइए आपको मॉडरेशन स्किल क्या होती है? लीड करता है, डिस्कशंस को लीड करता है वो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपके पास चीजें आपको पता है वो अप टू द मार्क हैं। आप लोग जो है वो बोंगियां नहीं मार रहे, बेसिकली आपको चीजों के बारे में बड़ी चीजें पता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। परसुएसिवनेस लोगों को जी के परसुएट करना कि वो ये काम कर सकते हैं, या ये काम आसान है, या ये काम आप ऐसे करें। ओपिनियंस दे सकते हैं अपने आप उनको, ठीक है। कहते हैं फैसिलिटेट डिसीजन डिसएग्रीमेंट के अंदर, तो ये चीजें स्टेक होल्डर का काम होता है। रिक्वायरमेंट्स टाइप्स की बात करते हैं। हमारे पास तीन किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि आपका प्रोसेस बन जाता है, कि सेल्स वाले पैसा कहाँ भेजते हैं, सेल्स के पास पैसा कहाँ से आता है, सेल्स वालों की जब चीज़ बेचते हैं तो पैसा कहाँ रखते हैं, मार्केटिंग वालों का पैसा कहाँ पे आता है, मार्केटिंग वाले कहाँ पे किस तरह लोगों से कांटेक्ट करके एक बैनर लगाते हैं, ठीक है, सारी प्रोसेस है। दूसरी आती है हमारे पास क्वालिटी। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो आपने एक तस्वीर बनाई है, तो आपने स्टिकी पर्सन बना दिया, या आपने बाकायदा अच्छी तस्वीर बनाई है, क्या उसमें कोई एक्टर लेकर आने हैं आप लोगों ने, तो ये क्वालिटी का काम है। तो इस तरह आप लोगों को डाटा इंटरफेस पे दिखाते हैं आप लोग, उसकी क्वालिटी, उसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है आपने, वो सब चीज़ देखी जाती है। तो रिक्वायरमेंट्स में चीज़ें आती हैं। फिर आपके पास कंस्ट्रेंट्स आते हैं। कंस्ट्रेंट्स का जिक्र पीछे भी किया मैंने आप लोगों को। कंस्ट्रेंट्स हमने डिस्कस किया कि जी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं आपकी प्रोजेक्ट के अंदर। छुट्टियां आ जाती हैं, कोरोना वायरस आ गया है, तो फिर क्या करोगे, किस तरह करोगे, उन कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम किस तरह किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंस एंड कैटेगराइजेशन ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी के लिए भी बंदे रखे जाते हैं, जो कि आपके ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ के इसको आसान ज़बान में लिखा जाता है, उसको समझाने के लिए जो भी आप वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैं एक जगह देख रहा था, वहाँ पे उस बंदे ने ना, हाँ खोल के दिखाते हैं आपको, तब पता चलेगा आपको। चूज कर लेते हैं ब्राउजर। ये देखिए मेरे पास नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स देखा आप लोगों ने? आपको नेटफ्लिक्स दिखाते हैं। यस सर। हाँ जी, ओहो वापस चलो बैक। ये नेटफ्लिक्स पे आते हैं। नहीं नेटफ्लिक्स पे जाना था, किधर गया नेटफ्लिक्स से रहा। ये क्या बदतमीजी है। या मैनेज प्रोफाइल लिखा हुआ है यार। अच्छा दूसरे पे खोलता हूँ ब्राउजर पे, रुको जरा, दूसरे ब्राउजर पे खोलता हूँ, शायद इसमें आ रहा होगा। चीज समझाना इंपॉर्टेंट है, टाइम डजंट मैटर। लॉग इन हुआ हुआ, रुको दूसरा खोलता हूँ। इसमें भी लॉग इन हुआ हुआ।
मैंने उस पर क्लिक कर दिया, वो उसके लिए मुझे ब्राउजर बंद करना पड़ेगा मुझे लगता है, फिर दोबारा करूंगा तो फिर शायद आ जाए, है ना? ऐसे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ब्राउजर नजर आ रहा है आप लोगों को? नो सर, इसको बंद कर लेते हैं। अभी आ रहा है सर। बंद कर दिया मैंने, दोबारा चलाते हैं। मेरे ख्याल में आएगा अब। यस सर। हाँ ये देखें, लिखा हुआ है हु इज वॉचिंग। अब मैं सोचा तो बैठे मैं यहाँ पे हु इज वॉचिंग क्या मतलब, यहाँ पे होना चाहिए था चूज योर प्रोफाइल। देखिए उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों ने तरफ से ना उसको जरा थोड़ा सा कैची करने के लिए लिखा हुआ है हु इज वॉचिंग, कौन देख रहा है। तो मैं कहता हूँ जी मैं हसन, मैं देखना चाह रहा हूँ, लेकिन ठीक है हु इज वॉचिंग नहीं। यहाँ पे मैं अगर कहता ना, लिखता कि चूज योर प्रोफाइल, तो वो भी वर्ड अच्छा होता। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्वालिटी का काम है, दिस इज क्वालिटी वर्क। ये नजर आ रही है तस्वीरें आप लोगों को लगी हुई, 1 2 3 4 5 पिक्चर है, मेरा नाम लिखा हुआ है, ये क्वालिटी का काम है कि आपने चीज को किस तरह डिस्प्ले करना है इंटरफेस पे, दिस इज क्वालिटी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मैनेज प्रोफाइल्स, तो ये नीचे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका लोगो लगा हुआ है। तो ये क्वालिटी क्यूए का काम है, क्वालिटी का काम है सारा, ठीक है, जो कि इंटरफेस डिजाइनिंग के अंदर आ जाता है। ये आप ही लोग कर रहे होते हैं। फिर देखें इसके अंदर लिखा हुआ है जी कंटिन्यू वॉचिंग आ रहा है, सीरीज आ रही हैं, ट्रेंडिंग नाउ आ रहा है, माई लिस्ट आ रहा है। ये देखें ये सारी क्वालिटी का काम है कि क्वालिटी में देखें तस्वीरें डाल दी हैं, यहाँ पे इन्होंने ये डाल दी है। लेकिन इसमें भी बड़ी अजीब बात है कि मैं इसमें अगर एरो से लेफ्ट राइट करूँ तो नहीं होता, मुझे यहाँ जाके क्लिक करना पड़ता है आगे लेके जाने के लिए, जिससे मैं तंग होता हूँ। अब मैं उसको पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आगे जाएगा, मतलब मैं इसको कीज से आगे पीछे नहीं कर सकता, तो कीज नहीं है इसके अंदर, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। HCI अगर आप लोगों ने पढ़ा हो मेरे से, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था हमारे पास। आजकल मैं ये देख रहा हूँ अम्ब्रेला एकेडमी, ठीक ये है, कैसे अम्ब्रेला एकेडमी? बच्चों वाला है, सर आप कैसा सीजन है सर ये? मुझे नहीं पसंद आया इतना। नई सीरीज आई है कर्स, वो देखें। कर्स्ट, यस सर। चलो टाइम मिला तो कर्स्ट भी देख लेंगे। भाई बस सही है, इतनी वो नहीं उसका इसका नहीं था, अभी लेटेस्ट आया है जो ये रहा, सुपरमैन जो एक्टर जिसने काम किया है। ये कर्स्ट है। यस सर, ये और ये अच्छी है काफी, मतलब सही है, अच्छी है। तो चलो ये देख लेते हैं। यस ये सर। वॉरियर नन भी देख रहा था मैं थी बकवास। यस सर, बकवास है। हाँ, मैंने कहा चलो कुछ नहीं, बैठे कुछ देखता हूँ, तो मैं ये मिला तो मैंने देख लिया। ये मूवी देखी थी सर मैं, एक ओल्ड गार्ड, ये भी बस ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं लगी सर मुझे। डार्क देखा, डार्क? डार्क मैं देखा था, मुझे इतना डार्क पसंद नहीं आया। सर मैंने इसका काफी सुना, देखा नहीं अभी इसके बारे में। हाँ चलो कर्स देखता हूँ मैं, टाइम मिला तो ये देख। सर कर्स बेटर है। हम्म, मैंने अभी सेकंड एपिसोड देखी है बस। अच्छा ओके ओके। तो हमारे पास आखिरी टॉपिक पहले चैप्टर का, और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है कि जी क्वालिटीज जो है वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास ISO वालों के स्टैंडर्ड्स आते हैं जो कि क्वालिटी को डील करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं से ये ISO के जो स्टैंडर्ड्स आते हैं, ये बेसिक क्लासिफिकेशन स्कीम्स ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स कि आपकी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको जनरल Yes, बताया sir. क्वालिटी क्या चीज होती है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा था कि इंटरफेस में HCI में क्वालिटी का मतलब कुछ और होता है। रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी की बात करें कि आपने जो रिक्वायरमेंट लिखी है वो लिखने में कितनी अच्छी लिखी हुई है, ये उसके स्टैंडर्ड्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स मतलब ये कि आपने जब मैंने आपसे कहा कि जी के भैया मेरी एक दूध की दुकान है, उसको ऑटोमेट करना है, तो आपने मुझसे पूछा जी क्या चाहते हैं आप? जी मैं अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखाना चाहता हूँ। तो ये प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखाना जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको दी, इसको कैसे लिखना है, उसकी क्वालिटी की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें चेकलिस्ट भी होती है हमारे पास, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। मेरे ख्याल में हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ना, चौथा पांचवा छठा चैप्टर, उसमें हम लोग ये
क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे बैठ के जी कि आप लोग रिक्वायरमेंट्स को किस तरह अच्छा लिख सकते हैं। बेसिकली चौथा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो करेगा और चौथे चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे इसमें टेम्पलेट्स भी आ जाएंगे कि कैसे लिखा है, जिसमें मैंने कहा ना कि ग्रामर की तमीज, वर्ब इस्तेमाल करना, नाउन